नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, नकदी संकट में फंसे म्यूचुअल फंड सेक्टर को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। आप में हम सब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन वहां पर अब कुछ फंड्स डूब रहे हैं, खासकर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 स्कीम्स। रिजर्व बैंक ने आज म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। अब आपको बता दें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 जो ब्रांड्स हैं, 6 जो योजनाएं हैं, अब उन्हें बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक की ये पहल काफी अहम है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी को लेकर काफी दबाव है। ये सिर्फ उतार चढ़ाव की बात नहीं है, घोर लापरवाही भी की है। ऐसी कंपनियों में पैसा लगा दिया निवेशकों का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो हालात को लेकर सतर्क है, कोरोना वायरस के आर्थिक असरात को कम करने के लिए और वित्तीय स्थिरता को कायम करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, यस बैंक में भी हमने यही हाल देखा, बैंक डूब जाता है, उसके बाद आरबीआई हरकत में आता है, कुछ दिनों तक हम पैसे भी नहीं निकाल पाए, उसमें कुछ बेल आउट दिया जाता है। ये म्यूचुअल फंड में आपने दे दिए 50,000 करोड़, उस पर मैं बाद में आता हूं, पर यह घपला हुआ कैसे? ऐसी कंपनियों में, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा क्यों लगाया गया जो अनरेटेड थे, जो हाईली रिस्की थे? आरबीआई कर क्या रहा था? पहला सवाल तो यह है ना। और जितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होती हैं, उसकी जो बॉडी है एमफी, वो क्या कर रहा था, सेबी इस मामले में क्या कर रहा था, ये क्योंकि सेबी पूरे बाजार के रेगुलेटर है, तो ये बहुत ही अहम सवाल उठता है कि आखिरकार निवेशकों से लिया हुआ पैसा ऐसी कंपनियों में क्यों निवेश किया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने इन म्यूचुअल फंड स्कीमों के जरिए, जो कि बहुत ही कम रेटेड, बल्कि 0 रेटेड कंपनियां भी थी। आपको बता दें कि इस तरह के जो डेट फंड होते हैं उसमें जो पैसा उगाया जाता है, ऐसी कई सारी डेट फंड है जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत कम आता है, तो कंपनियां हाईली रिस्की जगहों पे कंपनियों में निवेश करके, जिससे कि उनको लगता है कि ज्यादा रिटर्न आएगा तो ज्यादा निवेशकों को रिटर्न दे सकेंगे। लेकिन ये निवेश बेहद जोखिम निवेश हुआ करता था, और जाहिर तौर पर अब क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठहराव आ गई, बिल्कुल नकदी की समस्या कंपनियों के सामने उत्पन्न हो गई, कंपनियों का चक्का जाम हो गया इस लॉकडाउन के चलते, और उसमें यह हुआ कि जैसे ही ये स्थिति पूरी पलट गई, अब इन्होंने जो खराब कंपनियों में निवेश किया था, निवेशकों को लगा कि अब उनको इनका वक्त है कि पैसा निकालना चाहिए। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में जब से लॉकडाउन हुआ है, लगातार रिडेम्पशन बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना पैसा बाजार में गिरावट की वजह से लगातार खींच रहे हैं। तो जिन इन डेब्ट स्कीमों में लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था, सुदीप जी, लोग अपना पैसा निकाल रहे थे, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो ये 6 फंड थे, उसमें भी जो निवेशकों ने पैसा निवेश किया था, उन्होंने निकालना शुरू किया। लेकिन क्योंकि बॉन्ड मार्केट में कोई खरीदारी नहीं है, आप बाजार के फंक्शन को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जब कोई बेचता है तो बाजार में उसी वक्त खरीदार भी मौजूद होना चाहिए। तो जब बिकवाली की जा रही थी निवेशकों के द्वारा, तो कोई खरीदारी नहीं था। मैं अब उसी सवाल पर आ रहा हूं। 1 मिनट मनीष, 1 मिनट रुकिए। देखिए, दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से छोटे छोटे जवाबों के जरिए हम समझाते हैं। अब जो ये सरकार कह रही है, आरबीआई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जी, हमने तो 50,000 करोड़ रुपए दे दिए, इनका इस्तेमाल क्या होगा उस पर मैं अभी आता हूं। पर जो आप बात का जिक्र कर रहे थे मनीष, मैंने या आपने या हमारे दर्शकों में से किसी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की इन 6 स्कीमों में पैसा अगर लगाया हुआ हो और मैं रिडीम कराना चाहता हूं, योजना तो बंद कर दी है, रिडेम्पशन इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया, मेरा पैसा तो मर गया ना, कि नहीं? या मैं गलत समझ रहा हूं खबर को? नहीं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखिए, आपने रिडेम्पशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक अवधि के लिए वो स्कीमें होंगी। वो अगर डेट फंड अगर निवेश किया होगा, किसी का लॉक इन पीरियड 1 साल का होगा, किसी का 2 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा। अब स्थिति ये है कि जब तक वो फंड की अवधि खत्म नहीं होगी,
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपने उस निवेशकों को पैसा नहीं दे सकेगा। तो जाहिर तौर पर उतने समय के लिए भले ही बाजार में बॉन्ड में कीमतें लगातार गिर रही हो, आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते, आपका पैसा अटका हुआ है। जब अवधि मैच्योरिटी जब होगी उस स्कीम की, तभी उस निवेशक को पैसा निकल पाएगा, मिल पाएगा। और जाहिर तौर तो ऐसे में अब एक मिनट मनीष, अब ये बताइए, ऐसे में मैं पैसा नहीं निकाल पा रहा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में मेरे पैसे फंस गए अगर मैंने लगा रखे हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो डेट फंड्स हैं बेसिकली, वहाँ पर अगर मैंने पैसा लगाया हुआ है, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहाँ पर फिर से खरीदार नहीं मिलेंगे। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन तक तो महदूद रहने वाली नहीं है, ये भी संक्रमण, ये भी एक वायरस फैलता है इकोनॉमी में भी, फंड्स में भी। तो ये 50,000 करोड़ का राहत देके आरबीआई, वो राहत कैसे आएगी, थोड़ा सा ये समझाइए मुझे और दर्शकों को। देखिए संदीप जी, मेरे से ये सवाल था। हाँ, आपसे ही है मनीष। देखिए जाहिर तौर पर आपको पता है कि जिस दिन शुक्रवार को ये मामला सामने आया, लगातार तमाम जो म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो प्रमुख हैं, उनका बयान आ रहा था कि नकदी जो है इन म्यूचुअल फंड को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो उसी के बाद वित्त मंत्रालय सेबी के साथ, आरबीआई के साथ संपर्क में आया, क्योंकि बाजार में कोई क्राइसिस उत्पन्न न हो, निवेशकों का पैसा जो है उनको मिल सके और ये कंपनियां सुचारू रूप से अपना बिजनेस कर सके। देखिए, जो इक्विटी फंड होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेब्ट फंड में जो है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें दिक्कत थी। और जाहिर तौर पर बॉन्ड में लगातार मार्केट में उसके जो उसका वैल्यू था वो क्रैश कर रहा था। तो जाहिर तौर पर लोग अपना पैसा निकालना चाह रहे थे। अब ये लगता है कि जिस तरीके से एक विंडो दिया गया है 50,000 करोड़ रुपए का, जिसको कंपनियां अवेल कर सकेंगी, 11 मई तक के लिए ये विंडो है, और निवेशकों को अगर उनका पैसा चाहिए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है उसका भुगतान कर पाएंगी। तो ये तमाम जो दूसरे म्यूचुअल फंड, जो लगातार आशंका जताई जा रही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो जानकार उनको द्वारा कि ये केवल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन तक सीमित नहीं होगा, दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी, आपको बता दें संदीप जी, मार्केट में जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो सूचीबद्ध हैं, उसमें बहुत बड़ा गिरावट देखा गया था इसी डर की वजह से। उसके चलते लगातार निवेशकों की ओर से रिडम्पशन का प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो ठीक है, अब मेरे साथ एक मिनट मनीष, मेरे साथ सिद्धार्थ सिंह भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों पर नजर रखते हैं, और नीरव वखारिया भी जुड़ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट हैं। अब मेरा सवाल एक आम आदमी का सवाल है, नीरव वखारिया, मैं म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगा रखे हैं, वो तो सरकारें भी प्रोत्साहित करती हैं, दुनिया भर की एड्स आती हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, लेकिन हमें प्रोत्साहित किया जा रहा था म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए। ये जो रायता फैला है, अब एक आम आदमी के म्यूचुअल फंड में पैसे कितने सुरक्षित हैं? सीधा सवाल, पहला सवाल सबके जहन में ये है। नीरव, नीरव, आपको आवाज आ रही है मेरी? नीरव से संपर्क दोबारा से साधिए। नीरव से संपर्क नहीं साधा है। सिद्धार्थ, म्यूचुअल फंड में आम आदमी के पैसे कितने सुरक्षित हैं? 50,000 पर तो मैं आता हूं, करोड़ के राहत पैकेज पर। मैं एक बात अगर इनिशियली क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम रहेगी। और शुरुआती तौर पे आरबीआई ने ज़रूर 50,000 करोड़ की एक विंडो खोली है आज, लेकिन मुझे लगता है जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि जो बैंक्स को जो बॉन्ड्स खरीदने हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है म्यूचुअल फंड्स को, वो है ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हैं, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। जो बॉन्ड्स दूसरे कैटेगरी के बॉन्ड्स हैं, जैसे कि AA रेटेड बॉन्ड्स हैं या -AA रेटेड बॉन्ड्स हैं, उनको खरीदने में बैंक अभी तक हिचक रहे हैं। और सेबी और आरबीआई और वित्त मंत्रालय के आपस में बातचीत भी की है। सेबी की ये मांग कि आरबीआई एक स्पेशल विंडो खोले, ये काफ़ी दिन पुरानी है, ये तकरीबन मार्च के
आखिरी सप्ताह में सेबी ने आरबीआई को इस बात की इत्तला दी थी और इस बात की मांग भी की थी कि इस स्पेशल विंडो को आप खोलें ताकि इस तरह की, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसी की स्थिति खड़ी हुई। मुझे लगता है कि अब चूंकि एक शुरुआत हो गई है तो धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी और बैंक्स को भी बोला जाएगा कि वो घबराए ना, बाकी जो डबल ए रेटेड ये सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं सिद्धार्थ, माइनस रेटेड बॉन्ड है उनको भी खरीदें और एक मिनट सिद्धार्थ, मैं ये सवाल किस लिए पूछ रहा हूं। ये तो एनबीएफसीज को और एमएसएमईज को भी पैसे देने की 50-50 हज़ार करोड़ की पहले भी एक घोषणा हो चुकी है। रिवर्स रिपो रेट 25 बेसिस पॉइंट 0.25% घटाई गई। उससे पहले भी रिवर्स रिपो 90 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.9% घटाई गई थी, 4.9 से 4%, अब 4.25% है। उसमें 6,90,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास आए थे आगे देने के लिए, पर वो देने को तैयार ही नहीं थे। अब ये 50,000 करोड़ भी अगर दिए जा रहे हैं और आपने जो अलग अलग रेटिंग्स की बात की है, AAA की और AA, -AA, उनमें दिक्कत आएगी आप कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पैसा आ भी, या आरबीआई कह भी रहा है, क्या ये म्यूचुअल फंड्स में इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रिडेम्पशन में पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? सिद्धार्थ, ये सवाल आपसे था। लगता है सिद्धार्थ से भी कनेक्शन कट गया है। मनीष, आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो। संजीव जी, एक बार सवाल दोहराएंगे अपना? मैं ये जानना चाह रहा हूं, 50,000 करोड़ के राहत पैकेज की आपने घोषणा कर भी दी है, आरबीआई ने कर दी, लेकिन पहले भी की थी। एनबीएफसीज के लिए, एमएसएमईज के लिए 50-50 हज़ार करोड़ की रिवर्स रिपो रेट घटाई गई थी, लेकिन बैंक पैसा देने को तैयार नहीं आगे। ये भी तो एक परेशानी है। यही परेशानी यहां तो नहीं आ जाएगी? देखिए, ये संदीप जी, ये जो विंडो खोला गया है ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए खोला है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है उनके लिए विंडो प्रोवाइड किया गया है 50,000 करोड़ रुपए का, और 11 मई तक उनके पास ये मौका है कि इस विंडो को वो अवेल कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता दूं आपको कि एमएसएमई के लिए जो विंडो आरबीआई ने जो 1 लाख करोड़ रुपए की जो नकदी प्रोवाइड की है, कई एमएसएमईज जो हैं उन्होंने लेने के लिए इसको इच्छुक ही नहीं जताया है। और दूसरी बात, आपको याद होगा जिस दिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की थी, यानी बैंक जो अपना पैसा आरबीआई के पास पार करते हैं, उन्होंने बैंकों को कहा था कि आप आरबीआई के पास पैसा मत रखिए, इसीलिए हमने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है, आप उसको लोगों को कर्ज इसको प्रोवाइड करिए। लेकिन इसके बावजूद जो है बैंक अपना पैसा रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है आरबीआई के पास पैसा रख रहे हैं कि उनको जो 3.75 जो रिटर्न है उससे आ सके। वो कारोबारियों को लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पैसा आरबीआई के पास जमा करा रहे हैं। तो जबकि इस बात को लेकर चिंता भी जताई थी आरबीआई गवर्नर ने। अब देखना होगा कि इस विंडो को कितने लोग अवेल करने के लिए सामने आते हैं। इस 50,000 करोड़ रुपए का जाहिर तौर पर बाजार में, जब से आपको पता है कि गिरावट कहां से पहुंची है, 42,000 से सेंसेक्स आज 30,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आई है। निवेशकों में एक भय का माहौल है कि आने वाला समय क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा घटेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी नहीं होगी, किस तरीके से शुरू होगी। तो लोग अपना पैसा सुरक्षित निकालना चाहते हैं। लोग इक्विटी मार्केट से, बॉन्ड मार्केट को अनस्टेबल माना जा रहा है, इक्विटी मार्केट को अनस्टेबल के तौर पे देखा जा रहा, लोग सोचते हैं कि सोने में हम चले जाएं। तो इन तमाम चीजों को लेकर अपना पैसा लोग बाजार से निकालना चाहते हैं और इस वजह से रिडेम्पशन दबाव बना है। ये 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है सरकार ने। विपक्ष के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिद्धार्थ, देखिए सिस्टम क्या होता है, रिडेम्पशन की जब ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत हो एएमसीज़ को, इन म्यूचुअल फंड्स को, तो ये डे लाइट ओवरड्राफ्ट लेते हैं। मतलब दिन भर के लिए आप ओडी, आपकी एक लिमिट होती है बैंक के साथ, वो आपने ले ली। लेकिन इस इंट्राडे ओडी को शॉर्ट टर्म या ओवरनाइट ओडी में कन्वर्ट करने में बैंकों को बड़ी दिक्कत आती है, वो करने को तैयार नहीं होते। तो ये 50,000 करोड़ की जो राहत है, आपने या मुझे अगर रिडेम्पशन करनी है तो वो पैसे प्रोवाइड फॉर हो पाएंगे या घोषणा कर दी, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है? देखिए संदीप, बहुत ही वाजिब सवाल है।
आरबीआई ने एक शुरुआत तो की है, चूँकि अभी तक शायद आरबीआई इसके लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी जो सेबी द्वारा इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी पहले की गई थी, तकरीबन 1 महीने पहले। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन बॉटलनेक है वो है बैंक्स को जो बॉन्ड्स हैं वो केवल AAA रेटेड बॉन्ड्स को ही खरीदने को तैयार हैं और उसी के अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को पैसा देने को तैयार हैं अभी तक। तो जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुझे लगता है इस समय या तो सरकार या आरबीआई को आगे आना पड़ेगा और उन्हें केवल ना कि ये स्पेशल विंडो, बल्कि सरकार या आरबीआई को आपस में बातचीत करके ये तय करना होगा कि यस, हम इसको गारंटी करते हैं, बैंक्स को इस बात का भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करिए और आप केवल AAA रेटेड बॉन्ड्स के लिए इंसिस्ट मत करिए। आप जो दूसरे AA रेटेड बॉन्ड्स हैं या उससे जो कम BB या BB- रेटेड बॉन्ड्स हैं, उनको भी, जो अन्य तरह के बॉन्ड्स हैं, जो डेट पेपर्स हैं, उनको भी लें। तो ये व्यवस्था तो करनी ही होगी सिद्धार्थ, लेकिन क्या वक्त ये भी आ गया है, ये नाजुक वक्त है, अब म्यूचुअल फंड सेक्टर भी इट्स गेटिंग टॉस्ड अराउंड, मतलब इट इज़ ब्लीडिंग, हमारे पैसे वहाँ पर सुरक्षित नहीं है और हर आदमी को कहा जाता है भाई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा लो, ये सरकार भी प्रोत्साहित करती है। येस बैंक का आपके जुड़ने से पहले मैं मनीष से पूछ रहा था, येस बैंक में ज़बरदस्त घोटाला होता है, आरबीआई अपनी जिम्मेदारी, आज तक किसी बड़े अधिकारी पर गाज नहीं गिरी, सेंट्रल बैंक कर क्या रहा था, अब यहाँ पर ये क्राइसिस हो जाता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ऐसे ऐसे कंपनियों में, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा देते हैं जो हाईली रिस्की थे, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, एक पीएसयू बैंक से 3000 करोड़ रुपए उठा लिए। तो आरबीआई क्या कर रहा था, सेबी क्या कर रहा था, एएमएफआई क्या कर रहा था, सब सो रहे थे क्या, हमारे पैसे से खिलवाड़ चल रहा है क्या? नहीं संदीप, मुझे नहीं लगता कि इतना डरने की ज़रूरत है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी एक अच्छा फंड है, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, उनके पास लिक्विडिटी के इमीडिएट जो है थोड़ी कॉन्स्टेंट्स हैं, प्रेशर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने सारा जो पैसा है या निवेश है वो नहीं सिद्धार्थ, मैं यहाँ पर आपसे अग्री नहीं करूँगा। मैं पूरी लिस्ट देख रहा था जिन कंपनियों में इन्होंने पैसे लगाए हैं, 2-2 हज़ार करोड़ से लेके 200, 300, 400 करोड़ तक, उनमें से किसी भी कंपनी का नाम मैंने आज तक नहीं सुना था। नहीं संदीप, वो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चूंकि सेबी ने अभी ही रिक्लासिफाई किया था इन डेट फंड्स वगैरह को और काफ़ी हद तक उसकी जो है सख्त निगरानी है सेबी की, तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं होगा। और हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक रिएक्शन नहीं है, चूंकि सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, थोड़े रिडेम्पशन प्रेशर्स हैं। नहीं, ये आसान होता है सिद्धार्थ ये कहना, आम आदमी को ये कह देना आप डरिए मत। डरे कैसे ना आम आदमी, कहाँ पैसा लगाए, हर जगह उसको नुकसान हो रहा है। रियल एस्टेट में नुकसान हो रहा है, एक आम आदमी कोई फ्लैट खरीदता था, शेयर बाजार में लगाओ वो गोता खा चुका है, म्यूचुअल फंड में लगाओ वहां पर अब संशय और अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया। नहीं, तो कहाँ पैसा लगाया आम आदमी? नहीं तो संदीप एक बात बताइए, ये तो कहा जाता है ना इट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ऐसा तो नहीं है कि ये आप केवल आपको ये गारंटी दी जाती है कि व्हेन यू आर पुटिंग, पर नॉर्म्स तो होंगे ना, रूल्स और रेगुलेशंस तो फॉलो किए जाएंगे ना, उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट तो किया जाएगा ना। नहीं, वो ऐसा हम अभी इस कंक्लूजन पे आना भी जल्दबाजी होगा ना संदीप। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, और एक बात आप ये भी इस बात को तो मानेंगे ना कि जो कोविड-19 के बाद स्थिति बनी है, दुनिया में ऐसी स्थिति शायद पहले कभी नहीं हुई है। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक भूचाल आया है, तो उसका कुछ ना कुछ फॉल आउट तो सब जगह होगा, टेम्परेरी डिसरप्शन भी होंगे। तो इसलिए हम केवल ये मान लें कि आज सब कुछ इतना खराब हो गया है और लोगों के पैसे पक्का डूब जाएंगे, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। थोड़ा समय ठीक है, आप कह रहे हैं समय लगेगा, लेकिन मैं आज की वर्तमान की बात कर रहा हूं मनीष। आम आदमी घबराएगा नहीं क्या? वो तो घबराया हुआ है, नौकरी पर संकट, सैलरी में कट्स आ रहे हैं, आपकी जितनी तनख्वाह है 20-30% के कट आ रहे हैं हर जगह। जहां वो अपने निवेश के लिए, अपनी रिटायरमेंट एज के लिए जहां वो पैसे लगाता है वहां पर दिक्कत आ गई है, परेशानी तो है ना। मनीष? बिल्कुल ये परेशानी है संदीप जी। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई अगर निवेश कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो एक बेहतर रिटर्न के लिए ही निवेश कर रहा है, लेकिन ये कंपनी की जवाबदेही होती है कि वो जिन कंपनियों में निवेश कर रही है वो किस प्रकार की कंपनियां हैं। लेकिन इन्होंने ज्यादा रिटर्न के चक्कर में बेहद जोखिम वाली जो कंपनियां थी, नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव रेटिंग वाली, चाहे माइनस रेटिंग वाली, उन अच्छे कंपनियों में ना निवेश की।
और जाहिर तौर पर आप ये भी देखिए कि जो लोग इस डेब्ट फंड में निवेश करते हैं वो इसलिए इसमें निवेश करते थे, वो भी इसलिए निवेश करते थे तो उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बैंक डिपॉजिट करेंगे में डालेंगे या बाकी जगह निवेश करेंगे उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो निवेशक भी ज्यादा जोखिम के चक्कर में इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते थे और कंपनियां उसको भुनाते हुए जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती थी। जाहिर तौर पर अब निवेशक फंस गए हैं, करीब उनका 28,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। आज भी देखिए खबर है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 और फंड्स को बंद किए हैं, फंड्स को जो इन्हीं 6 फंड में निवेश करते थे, जो कि शुक्रवार को बंद किया गया। तो जाहिर तौर पर यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा फ्रैंकलिन में ये मामला है संदीप जी, लेकिन क्या दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं बिल्कुल वहां पर भी ये संक्रमण ना फैल जाए, ये बड़ी चिंता की बात है। ये आम आदमी की बात है, आपसे मुझसे जुड़ी हुई बात है। अब सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए डालने की तो बात की है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अब म्यूचुअल फंड्स पर भी, जिसमें आप मैं हम सब निवेश करते हैं, वहां पर भी खतरा मंडराने लगा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 स्कीम्स अब बंद हो गई हैं। सरकार ने 50,000 करोड़, आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की भी घोषणा कर दी है। नीरव वखारिया म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आम आदमी, आप भी, मैं भी, हम सब लगाते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा अभी लगाते रहें या ये संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं? हेलो नीरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि काफी सारा एक जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है, जो कॉन्टेजन इफेक्ट हो रहा है, तो उसके कारण जो भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी एक एसेट क्लास है उस सबके ऊपर में एक दिक्कत आ रही है। और जब तेजी का समय था तब जितने भी फंड मैनेजर्स थे उन्होंने हाई रिटर्न को चेज करने के लिए हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट किया। अब क्योंकि वो रिस्क अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको एग्जिट करने के सिवा कोई उपाय नहीं है और कहीं ना कहीं उनको भी अपना एक इन्वेस्टर को जवाब देना होता है, तो उससे अपना वो लॉस अपना मिनिमाइज करके निकल रहे हैं। एक काफी दुखद भरी स्थिति है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी आने वाले दिनों में भी एक इकोनॉमिक कंडीशन रहने वाली है, ये सिचुएशन और भी एग्रावेट हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अभी जो भी डिसीजन लिया है, आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो जरूर एक पेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ से लॉस बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो उन्होंने लॉस को कंटेन करने के लिए ये एक स्टेप लिया है और इमीडिएट टर्म में तो मैं कहूँगा कि अच्छा डिसीजन रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो लॉस तो आम आदमी को हो रहा है ना नीरव, ये मतलब तो अग्रेसिव हो रहे थे, ऐसी कंपनियों को चेज कर रहे थे प्रॉफिट के चक्कर में जो जोखिम भरी हो सकती थी। क्या था ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था 2020 के आसपास में, एंड में कंपटीशन इतना ज्यादा था कि हाई रिस्क हाई इंस्ट्रूमेंट को ये लोग चेज कर रहे थे और जिसके कारण लॉस जो है अभी बढ़ रहा है। और क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो भी डिमांड करता है कि हाई रिटर्न चाहिए, कंपैरिजन करता है कि हाई रिटर्न्स वाले इंस्ट्रूमेंट को ले, तो फंड मैनेजर्स को भी उसी तरह से एक अपना रिस्क प्रोफाइल एडजस्ट करके और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। और इसीलिए जब भी मार्केट में इस तरह का टर्न अराउंड होता है और एक हाई पैनिक वाली सिचुएशन होती है तो वहाँ पे दिक्कत तो रहेगी। और मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर्स ने इसमें हाथ बंद किए हैं अभी फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्टर बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड पर संकट के बादल हैं और अभी परिस्थितियां बड़ी मुश्किल हैं। शॉर्ट टर्म में वहाँ दिक्कत है, अब लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, ये आपको अब सोच समझकर आगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।